हेलो दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। और आज मैं आपको सुनाऊंगा इस बुक का चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है द मैन ईटर। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि हिंदू लफ्ज़ प्रयाग का मतलब दो दरियाओं का मिलाप है। रुद्रप्रयाग में दो दरिया, मंदाकिनी जो केदारनाथ से आती है और अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आती है, आपस में मिलती हैं। यहाँ से इन दोनों दरियाओं का पानी मिलकर गंगा माँ कहलाता है, जो दुनिया भर में गंगा के नाम से जानी जाती है। आगे जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि जब कोई जानवर, चाहे वो लेपर्ड हो या टाइगर, मैन ईटर बन जाता है तो उसकी पहचान के लिए उसे एक जगह का नाम दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि वो जानवर उसी जगह से आदमी खाता हो या उसके सारे शिकार उसी जगह से हों। इसीलिए वो लेपर्ड जो रुद्रप्रयाग से 12 मील दूर केदारनाथ के रास्ते पर एक छोटे से गांव में मैन ईटर बना, उसको रुद्रप्रयाग का नाम दिया गया और बाद में उसे द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के नाम से जाना गया। आगे जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि लेपर्ड मैन ईटर इसलिए नहीं बनते जिस वजह से टाइगर बनते हैं। हालांकि मैं ये कहने से नफ़रत करता हूँ, लेकिन हमारे लेपर्ड जंगल के सबसे खूबसूरत और दिलकश जानवर हैं और जो घिरे हुए या ज़ख्मी होने पर किसी भी जानवर से कम हिम्मत नहीं दिखाते। भूख के मारे वो जंगल में कोई भी मुर्दा चीज़ खा लेते हैं, बिल्कुल जैसे अफ्रीका के जंगल में शेर करते हैं। गढ़वाल के लोग हिंदू हैं और अपने मुर्दों को जलाते हैं। ये सेरेमनी हमेशा नदी या दरिया के किनारे की जाती है ताकि राख गंगा में बहाकर आखिर में समुंदर तक पहुंच जाए, क्योंकि ज़्यादातर गांव पहाड़ों की ऊंचाई पर होते हैं जबकि नदियां और दरिया वादियों में मीलों दूर होते हैं। इसीलिए किसी के मरने पर छोटे समाज के लोगों पर बोझ पड़ता है। ना सिर्फ मैयत को उठाने के लिए मज़दूर चाहिए होते हैं, बल्कि क्रीमेशन के लिए लकड़ी भी जमा करनी पड़ती है। आम हालात में ये रस्में बेहतर तरीके से निभाई जाती हैं, लेकिन जब पहाड़ों में बीमारी यानी एपिडेमिक की शक्ल में फैलती है और लोगों की मौत का सिलसिला इतना तेज़ हो जाता है कि मैयतों को सही तरीके से डिस्पोज़ करना मुश्किल हो जाता है, तो एक सादा रस्म अदा की जाती है। मुर्दे के मुंह में एक जलता हुआ कोयला रख दिया जाता है और फिर उसकी लाश को पहाड़ के किनारे से नीचे वैली में फेंक दिया जाता है। जब कोई लेपर्ड इस इलाके में होता है जहां उसका नेचुरल शिकार कम हो और उसे ये लाशें मिलती हैं, तो जल्द ही उसे इंसानी गोश्त का स्वाद लग जाता है। जब बीमारी ख़त्म होती है और हालात नॉर्मल हो जाते हैं, तो लेपर्ड अपने खाने का सहारा काटने पर इंसानों को मारना शुरू कर देता है। 1918 में जब इन्फ्लुएंजा की एपिडेमिक ने पूरे मुल्क को अपनी ग्रिप में लिया और हिंदुस्तान ने 1 लाख से ज़्यादा जानें गंवाई, गढ़वाल भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। इस एपिडेमिक के ख़त्म होने के बाद ही गढ़वाल का मैन ईटर लेपर्ड ज़ाहिर हुआ। रुद्रप्रयाग के मैन ईटर लेपर्ड का पहला शिकार 9 जून 1918 को बेंजी गांव में रिकॉर्ड किया गया है और उसका आखिरी शिकार 14 अप्रैल 1926 को भैंसवाड़ा गांव में रिकॉर्ड हुआ है। इन दोनों तारीखों के दरमियान सरकार ने 125 इंसानी हलाकतें रिकॉर्ड की हैं। हालांकि मैं नहीं समझता कि ये फिगर उतना कम है जितना उस वक्त के सरकारी ऑफिसर्स और उस इलाके के लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि ये सही नहीं है, क्योंकि मेरे मौजूद रहने के दौरान हुए कुछ हलाकतें रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाई गई हैं। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मैं गढ़वाल के लोगों की 8 साल तक की तकलीफ़ को कम नहीं समझता, ना ही मैं इस जानवर की शोहरत को कम करना चाहता हूँ जिसे गढ़वाल के लोग तारीख़ के सबसे मशहूर मैन ईटिंग लेपर्ड के तौर पर मानते हैं। लेकिन चाहे इंसानी हलाकतों की तादाद कुछ भी हो,
گڑھوال یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ لیپرڈ اتنا مشہور ہوا کہ دنیا بھر کے اخبار میں اس کا ذکر ہوا۔ UK، امریکہ، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، کینیا، ملایا، ہانگ کانگ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ہندوستان کے زیادہ تر روزانہ اور ہفتہ وار اخبار میں اس کے بارے میں لکھا گیا۔ اس کے علاوہ ہر سال 60,000 یاترا کرنے والوں نے کیدارناتھ اور بدری ناتھ کے درشن کرتے ہوئے اس مین ایٹنگ لیپرڈ کی کہانیاں پورے ہندوستان میں پھیلا دیں۔ سرکار نے ہر اس کیس میں جو انسانی ہلاکت سے متعلق ہو جو مین ایٹر لیپرڈ نے کی ہو، ایک پروسیجر بنایا ہے۔ مریض کے رشتہ دار یا دوست پٹواری کو جلد سے جلد رپورٹ دیں۔ پٹواری رپورٹ ملتے ہی اس جگہ پہنچتا ہے۔ اگر اس مریض کی لاش نہیں ملتی تو وہ ایک سرچ پارٹی بنا کر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر لاش پہلے ہی مل چکی ہے یا سرچ پارٹی کو مل جاتی ہے تو پٹواری وہیں انکوائری کرتا ہے۔ اگر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سچ میں کسی مین ایٹر کا شکار ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی نے قتل نہیں کیا، تو وہ رشتہ دار کو لاش جلانے یا دفنانے کی اجازت دیتا ہے۔ پھر یہ ہلاکت اس کے رجسٹر میں اس علاقے کے مین ایٹر جانور کے کھاتے میں درج کی جاتی ہے، اور ڈسٹرکٹ کے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ڈپٹی کمشنر کو فل رپورٹ بھیجی جاتی ہے، جو خود بھی ایک رجسٹر رکھتا ہے جس میں جانور کے تمام شکار ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر لاش یا اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا، جو کبھی کبھی ہوتا ہے کیونکہ مین ایٹر جانور اپنے شکار کو دور تک لے جاتے ہیں، تو کیس کے بعد کی انکوائری کے لیے ہولڈ کر دیا جاتا ہے اور جانور کے کھاتے میں یہ شکار نہیں لکھا جاتا۔ اسی طرح جب لوگ مین ایٹر جانور سے زخم کھاتے ہیں اور بعد میں اپنی چوٹوں سے مر جاتے ہیں، تو ایسے کیسز میں بھی اس جانور کو ان کی موت کا ذمہ دار نہیں سمجھا جاتا۔ اس طریقے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ بھلے ہی مین ایٹر کے شکار ریکارڈ کرنے کا سسٹم جتنا بہتر ہو سکتا تھا اتنا ہے، لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ ایسے اب نارمل جانور نے جتنے شکار کیے ہیں ان کی تعداد ریکارڈ سے زیادہ ہو، خاص طور پر جب اس کا دوران عمل کئی سالوں تک پھیلا ہو۔ دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ چیپٹر اگلی ویڈیو میں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔